हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं उमेश बघेल फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखने वाले हैं दंतेवाड़ा जिले से संबंधित दूसरा ये वीडियो है। पहले वीडियो में प्रश्नोत्तर से संबंधित हमने 20 क्वेश्चन देख लिए थे। 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में देखते चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उत्तर लगाते चलना है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम शिलालेख किस मंदिर के प्रांगण में है? छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम शिलालेख किस मंदिर के प्रांगण में है? तो आपको दंतेश्वरी मंदिर उत्तर लगाना है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि दंतेश्वरी मंदिर के जो प्रांगण में एक शिलालेख है, यही छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम शिलालेखों में से एक है। आपको उत्तर लगाना है दंतेश्वरी मंदिर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल में इस मंदिर की बात, मतलब दंतेश्वरी मंदिर की बात आपको की जा रही है। तो ब्रिटिश काल में दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ? क्लियर है? पहले भी आपको वो दंतेवाड़ा जिले में सारी चीजें बता चुका हूं, फिर से आपको बता देता हूं कि ब्रिटिश काल में नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में दंतेश्वरी मंदिर में मेरिया विद्रोह हुआ है। कौन सा विद्रोह भाई? मेरिया विद्रोह। इस मेरिया विद्रोह के बारे में समझ लेना है थोड़ा सा। इस मेरिया विद्रोह, सबसे पहले तो ये मेरिया विद्रोह 1842 की घटना है। कब हुआ मेरिया विद्रोह? तो 1842 को आपको याद रखना है, ठीक है। 1842 में क्या हुआ? भूपाल देव नाम के एक शासक थे। भूपाल को थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, भूपाल, ठीक है। भू याद रखना है। भू का मतलब जमीन होता है। भू का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। और जमीन के लिए ही तो लड़ाई होती है। जमीन मेरा है कि तेरा है, 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 मेरा है कि तेरा है। में से आपका शासक, काकतीय वंश के शासक भूपाल देव के शासन काल में 1842 में एक विद्रोह हो जाएगा मेरिया, और एक विद्रोह ते से हो जाएगा तारापुर विद्रोह। कौन सा भाई? तारापुर विद्रोह। दोनों का सन क्या है सर? तो 1842 में ये दोनों ही जनजाति विद्रोह हुए हैं। एक हो जाएगा मेरिया विद्रोह, एक हो जाएगा तारापुर विद्रोह। दोनों आपको शासक, भू मतलब जमीन, ये भूपाल देव को याद रखना। भू को आपको बेस बनाना। भू मतलब जमीन, जमीन की लड़ाई होती। मेरा है कि तेरा है, मेरा है कि तेरा है, में से मेरिया और त से तारापुर विद्रोह, ठीक है। मेरिया विद्रोह आ जाते हैं हम। मेरिया विद्रोह जो नरबलि प्रथा, दंतेश्वरी मंदिर में जो नरबलि प्रथा चलती थी, उस नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह के नेता कौन? कब हुआ? तो 1842 में। किस कारण से हुआ? तो नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में किया गया विद्रोह है। समझ में आ रहा? फिर आपको पूछा जाए कि इसका नेता कौन? तो हिड़मा मांझी अपन याद किए थे। मेरिया मांझी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको मेरिया विद्रोह का नेता अगर पूछा जाए, मेरिया विद्रोह का नेता, तो आपको याद रखना है हिड़मा मांझी। हिड़मा मांझी। और तारापुर परगना का जो नेतृत्व करता है वो दल रंजन सिंह। क्या नाम? दल रंजन सिंह। तो आपको कोड से याद रखना है मेरिया मांझी तारा रंजन। मेरिया मांझी और तारा रंजन, मेरिया मांझी तारा रंजन, मेरिया मांझी तारा रंजन, मेरिया मांझी तारा रंजन, मेरिया मांझी तारा रंजन। दोनों का दोनों जनजाति विद्रोह है। दोनों का दोनों काकतीय वंश के राजा भूपाल देव के शासनकाल में हुआ है। दोनों के दोनों 1842 में हुआ है। मेरिया विद्रोह के नेता कौन? तो हिड़मा मांझी। और तारापुर परगने या तारापुर का विद्रोह का नेता कौन? तो दल रंजन सिंह। याद करते चलना है। नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में हिड़मा मांझी के नेतृत्व में 1842 में शासक भूपाल देव के शासनकाल में मेरिया विद्रोह हुआ है, ठीक है। याद कर लेना है। इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी मैकफर्सन को नियुक्त किया गया था। मैकफर्सन ने जांच करी और अपनी रिपोर्ट कैंपवेल को दी,
और कैंपवेल वही व्यक्ति है, वही वो शख्स है जिसने इस मेरिया विद्रोह का दमन किया। तो जांचकर्ता अगर पूछा जाए आपको तो मैकफर्सन, और दमनकर्ता अगर पूछा जाए तो कैंपवेल आपको उत्तर लगाना है। ठीक है, यहां क्या पूछा है कि नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ, तो आंसर क्या आएगा भाई, मेरिया विद्रोह। आपको उत्तर लगाना है मेरिया विद्रोह। क्लियर, देखते चलते हैं। नेक्स्ट, मेरिया विद्रोह के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी आपको मैं बताया जांचकर्ता मैकफर्सन ठीक है, दमनकर्ता कैंपवेल भी ठीक है, उद्देश्य नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। लेकिन नेतृत्वकर्ता आपको हिडमा मांझी बताया और दलरंजन सिंह कहा कि थे, वो तो तारापुर परगने का था। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उत्तर आपका आएगा नेतृत्वकर्ता दलरंजन सिंह सुमेलित नहीं है। फुलपाड़, इंदुल, रामबुट्टी, झारालावा क्या है। इस तरीके से प्रश्न जो है ना सीएमओ 2019 में आ चुका है। पूछा हुआ प्रश्न है कि भैया चित्रकूट क्या है। क्या है भाई चित्रकूट, पता ही है आपको, जलप्रपात है। उसी प्रकार आपको अगर दंतेवाड़ा जिले से पूछना चाहे तो ये फुलपाड़, इंदुल, रामबुट्टी, झारालावा क्या है या इसका संबंध किससे है पूछा जाएगा। तो इसका संबंध किससे है भाई, न तो नदी से है, न तो पहाड़ से है, न तो वन से है, इनमें से कोई नहीं। इसका संबंध किनसे है, तो जलप्रपात से है। किससे है, जलप्रपात। आपको उत्तर लगाना। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। तो झारालावा, रामबुट्टी, फुलपाड़, इंदुल, ये सारे के सारे दंतेवाड़ा जिले के जलप्रपात है। ठीक है, निम्न में से किस जलप्रपात को हाथी दरहा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो हाथी दरहा जलप्रपात, मेंदरी घूमर जलप्रपात को हाथी दरहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। देखते चलिए, याद करते चलना है ना। सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ इससे आपका रिवीजन करना है। पूछा गया है सात धारा जलप्रपात किस नदी पर है। अच्छा, जो जलप्रपात नदी पर होगा उसी को आपको नदी पूछा जाए। जरूरी नहीं है कोई जलप्रपात हो तो नदी पर ही हो। बरसात का पानी, जब बारिश का पानी जब पहाड़ों पर इकट्ठा होकर के गिरता है तो जलप्रपात या वाटरफॉल तो बनता है, परंतु वो नदी का निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सात धारा, लेकिन सात धारा जलप्रपात एक नदी पर है और उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। कौन सा भाई, इंद्रावती नदी पर सात धारा जलप्रपात है। महानदी पेरिसोंडू नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं होता क्योंकि इंद्रावती उनको ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, उन सात धारा का नाम भी याद रखना। क्या होता है कि मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, राज्य उड़ीसा से जब ये इंद्रावती नदी आती है, ठीक है, तो ये इंद्रावती नदी इस सात अलग अलग पहाड़ों से निकल करके अलग अलग सात धाराओं में विभाजित हो जाती है। और यही जब सात धारा आकर के जब पहाड़ी से गिरती है तो ये सात धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। और उन सात धारा में एक धारा है शिव धारा, दूसरा है शिवचित्र धारा, तीसरा है कृष्ण धारा, चौथा है पांडव धारा, पांचवा है बाण धारा, एक है आपका बोध धारा और एक है आपका कपिल धारा। आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार रिवीजन कर लेना है। इस सात धारा में, सात धारा जलप्रपात में सात धारा है शिव धारा, शिवचित्र धारा, शिव, शिवचित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध और कपिल। शिव, शिवचित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध और कपिल। शिव, शिवचित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध और कपिल। आपको सात धाराओं के नाम आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात धारा जलप्रपात में देखो आगे यहां से क्वेश्चन कि सात धारा जलप्रपात में निम्न में से कौन सी धारा नहीं है, तो कौन सी धारा नहीं है, विष्णु धारा नहीं है। कौन सी धारा नहीं है, तो विष्णु धारा नहीं है। तो कौन कौन सा है, शिव, शिवचित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध और कपिल। करली महादेव मंदिर का संबंध किस स्थल से है या किस स्थान से है। करली महादेव मंदिर आपको मैं बता चुका हूं, दंतेवाड़ा के समलूर नाम के स्थान से है। दंतेवाड़ा के समलूर में आपको मिलेगा करली महादेव मंदिर, न तो बस्तर, न तो नारायणपुर, न तो कोंडागांव। कहां, तो इनमें से कोई नहीं मिलेगा, दंतेवाड़ा के समलूर में करली महादेव
मंदिर। दंतेवाड़ा में उर्सकल स्थित है पूछा। अब उर्सकल क्या होता है अभी पहले तो ये समझना है, समझ में आ रहा है ना। उर्सकल क्या होता है पहले यही समझना है। उर्सकल, उर्सकल क्या हुआ, पहले खुद क्या होता था, कोई व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति मर गया तो उसको गड्ढा खोद दिया भाई, गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया भाई, दफना करके उसको पाट दिया भाई, पाट करके उसके ऊपर पत्थर का, ठीक है, एक स्तंभ लगा दिया, स्तंभ लगा दिया या स्मारक बोल सकते हो आप, ठीक है, स्मारक लगा दिया, उसके ऊपर कुछ चित्राकृति, कुछ कलाकृति कर दी गई, ठीक है। तो पत्थर, पत्थर को बोला जाता है पाषाण, ठीक है। चूंकि इसका जो कहा जाए आकृति या इसका जो शेप है या साइज है थोड़ा बड़ा रहता है, तो इसे नाम दे दिया गया है महापाषाणीय इमारत, महापाषाणीय स्मारक। और इसी महापाषाणीय स्मारक है ना, कोई व्यक्ति जो मरा, गड्ढा खोद के दफना दिया, दफना करके पत्थर से एक स्मारक लगा दिया, इसे ही कहा गया महापाषाणीय स्मारक, या दूसरे शब्दों में इसको उर्सकल के नाम से भी जाना जाता है। और ये उर्सकल आपको दंतेवाड़ा जिले में पढ़ा चुका हूं मैं, कहा तो गमावाड़ा आपको उत्तर लगाना है। क्लियर। मेरिया विद्रोह किस शासक के शासन काल में हुआ, अभी आपको पूरा चीज बताया। भू, भू मतलब मेरा तेरा, में से मेरिया विद्रोह से तारापुर विद्रोह, ठीक है। भू मेरा तेरा, ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलना है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। टाइगर ऑफ बस्तर के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र कर्मा जी के बारे में पूछ रहा है। महेंद्र कर्मा, ठीक है, महेंद्र कर्मा जी को टाइगर ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। महेंद्र कर्मा जी एक बहुत ही जबरदस्त नेता, ठीक है, अजीत जोगी के शासनकाल में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहने वाले महेंद्र कर्मा जी, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये पूछा गया है कि इनका संबंध किस जिले से, तो दंतेवाड़ा जिले से इनका संबंध है भाई। कौन से जिले से, दंतेवाड़ा जिले से इनका संबंध है। और अगर कुछ जानकारी इनसे जानना है तो इनका जो जन्म याद रख लेना है भाई, जन्म 5 अगस्त 1950 को इनका जन्म, ठीक है। और मृत्यु न बोल करके ये शहीद कब हुए अगर पूछा जाए तो 25 मई, ठीक है, 25 मई या मई 2013 को नक्सलियों के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण कर इनकी हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी गई, क्योंकि इनके द्वारा एक सलवा जुलूम योजना चलाई जा रही थी। सलवा जुलूम, सलवा जुलूम, ये सलवा जुलूम का क्या अर्थ होता है ये भी पूछ चुका है प्रश्न में। तो सलवा जुलूम का अर्थ होता है कि शांति की ओर लौटो। नक्सली जो मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको शांति की ओर लौटने के लिए एक नारा दिया गया था, कहा जा सकता है, ठीक है। यह एक योजना चलाई गई थी जिसे सलवा जुलूम योजना कहा गया। और ये महेंद्र कर्मा जी के द्वारा चलाया गया, परंतु नक्सलियों को ये पसंद नहीं आया और उनको शहीद कर दिया गया। तो बस्तर ऑफ टाइगर जो है हमारे महेंद्र कर्मा जी, इनका संबंध दंतेवाड़ा से है, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा के किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, तो वो कुआंकोंटा के पास है, याद रखना, ठीक है। फुलपाड़ इंदुल कुआंकोंटा के पास है, ये आपको याद रखना है। कहां है भाई, कुआंकोंटा के पास है, ये याद रखना है, ठीक है। 33वां, दंतेवाड़ा जिले में कुल कितने ग्राम पंचायत है, कुल कितने ग्राम पंचायत है, तो 143 ग्राम पंचायत है। ये देखिए छोटी छोटी चीजें प्रश्न में अगर आ जाएगी आपके एग्जाम में तो परेशानी होगा, तो छोटा छोटा मैंने कुछ डाटा भी लिया है, डाटा जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इस डाटा को आपको याद करना। दंतेवाड़ा जिले में कुल कितने ग्राम पंचायत है, तो 143 आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंतेवाड़ा जिले में साक्षरता दर क्या है, तो 42.12% वहां का लिटरेसी परसेंट है, या प्रतिशत 42.12% वहां का साक्षरता दर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंतेवाड़ा जिला में किस प्रकार के शैल या चट्टान पाए जाते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं, तब दंतेवाड़ा पढ़ा है तो। चूंकि दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक आपको लोहा और टीन मिलेगा,
और लोहा और टीन सर्वाधिक धारवाड़ क्रम के चट्टान में रहेगा, जिसका विस्तार दंतेवाड़ा जिले में है। छत्तीसगढ़ में लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना किस प्रोजेक्ट? तो ये जो लाइवलीहुड कॉलेज है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइवलीहुड कॉलेज सबसे पहले कहां बनाया गया। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिले में बनाया गया। इसकी स्थापना जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई। पायलट प्रोजेक्ट, पहले किसी योजना को ये देखा जाता है ना, एक बड़े स्तर पर लागू करने से पहले किसी छोटे स्तर पर लागू करके देखा जाता है कि ये योजना कितनी कारगर होगी। ठीक है, उसे ही हम कहेंगे पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि ऑड वन एक योजना है जो दिल्ली में लगाया गया, पहले वो पायलट प्रोजेक्ट था, सक्सेस अगर हो गया तो उसको बड़े लेवल पर कर दिया। ठीक, इस तरीके से तो लाइवलीहुड कॉलेज जो है उसकी स्थापना पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई। दंतेश्वरी मंदिर आपको याद रखना है कि दंतेश्वरी मंदिर किस नदी के तट पर है, तो बार बार आपको बता चुका हूं, डंकिनी और शंखिनी नदी के तट पर या संगम पर ही दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में दंतेश्वरी माता का मंदिर है। कौन बनवाया था, कमेंट करके बताओ भाई, इस मंदिर को कौन बनवाया था, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। ठीक, छिंदक नागवंशी शासकों का शासनकाल कब से कब तक रहा, देखो एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ठीक, जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूं आपको जहां भी हो तुरंत आपको आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब अगर आंसर आ रहा है तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है, और यदि आंसर नहीं पता तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, 1023 से 1323 तक जो था वो आपका छत्तीसगढ़ में बारसूर से लेकर के चित्रकोट वाला जो इलाका है, जिसे चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था, यही छिंदक नागवंशियों का शासन था, जो 1000 से 1023 से 1323 तक उनका शासन काल था। आपको याद रखना है। कुरुसपाल शिलालेख का संबंध किस शासक, क्या पूछ रहा है, कुरुसपाल शिलालेख में किस शासक का वर्णन है। ठीक है, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर होगा सोमेश्वर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, सोनारपाल शिलालेख में किस छिंदक नागवंशी शासक के सत्तारूढ़ होने या सत्ता पर विराजमान होने का प्रमाण है। तो उत्तर आपको लगाना है जय सिंह देव। ठीक है, जब मैं आपको अगले वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल छिंदक नागवंश के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उस छिंदक नागवंश में जो बारसूर से लेकर के चित्रकूट वाला इलाका जो चक्रकोट या भ्रमरकोट कहलाता था, जहां छिंदक नागवंशियों का शासन था, उसके संस्थापक निपति भूषण से लेकर के हरिश्चंद्र देव से लेकर के चमेली देवी, सारे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में इस सोनारपाल शिलालेख, पुरुषपाल शिलालेख, कुरुषपाल शिलालेख सारा आएगा आपको। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपको याद रखना है कि सोनारपाल शिलालेख में छिंदक नागवंशी शासक जय सिंह का वर्णन है। ठीक है, अभी इसका उत्तर आपको याद कर लेना है, डिटेल हम वहां पढ़ेंगे। क्लियर है? तो जब भी आप एग्जाम में जाएं तो दंतेवाड़ा जिले से कम इतने 40 क्वेश्चन एक बार देख करके आप जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। क्लियर? अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक यू।